तो मैं ये कह रहा था कि मिसाल के तौर पे हम दो टांगों से पे चल सकते हैं खुद को बैलेंस रखते हुए, और ये जो घोड़ा है या गधा है या कुत्ता है, इसकी चार टांगे होती हैं, उसमें से भी एक अगर खराब हो जाए तो वो ठीक तरह से चल नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजों पर हमारे इख्तियार है, कुछ चीजों पर हमारे इख्तियार नहीं है। यानी कि जिस तरह हम पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकते, इस पे हमारा इख्तियार नहीं है। जिस तरह हम खुद पैदा नहीं हो सकते, खुद मर नहीं सकते, इस चीज पर हमारा इख्तियार नहीं है। तो हमारे इख्तियार में दो चीजें होती हैं, एक सब्र और दूसरा कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रगल। जो मुशक्कत है, जो मेहनत है, इसके ऊपर हमारा इख्तियार है। हम लोग खुद को जितना चाहें लेजी बना सकते हैं और जितना चाहें हम खुद को मेहनती बना सकते हैं। तो एक हार्ड वर्कर एंड टॉयलर सीक्स प्लेजर इन द प्रोसेस। मिसाल के तौर पे जो बंदा जहन के अंदर ये रखे कि यार मैंने खिदमत करनी है लोगों की, ठीक है, पहले तो मैं ये कहता हूं कि अपना थोड़ा नजरिया जो है उसे क्लियर करना चाहिए कि आप जो अफसर बनने जा रहे हो, अफसर बनने क्यों जा रहे हो। अगर तो उसकी रीजन है कि दूसरों को नीचा दिखाना या अपने जो अजीज रिश्तेदार हैं तो उनके ऊपर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी रखना, और अगर सिर्फ दौलत और ताकत के इस्तेमाल को एंजॉय करने के लिए जा रहे हो तो ये नीयत अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले अपना जो मकसद है, जो नीयत है, उसको क्लियर कर लो। कि जिस तरह जानवर भी जो होते हैं ना, वो इकट्ठे रहें तो महफूज रहते हैं, अपने हर्ड में रहें तो महफूज रहते हैं। इसी तरह जब तक इंसान इंसान का साथ देता रहेगा तो महफूज रहेगा। कुछ इंसान कमजोर हैं, कुछ इंसान ताकतवर हैं। तो जब तक ताकतवर इंसान केयर करता रहेगा कमजोरों की, जब तक दौलतमंद इंसान मदद करता रहेगा जो कि दौलतमंद नहीं है उनकी, तो ये दुनिया एक इंसानों की दुनिया कहलाएगी। तो अपना पर्पस पहले साफ जहन के अंदर कर लें कि यू वांट टू बी एन ऑफिसर टू सर्व योर रेस एंड योर रेस इज ह्यूमन रेस। दूसरी बात, अब आप लोग मेहनत करते हो। मेहनती जो सबसे ज्यादा इस कायनात में, मेरी एक हम्बल ओपिनियन में, जो जी रूह है वो चींटी है। ये मैं सेमिनार्स में भी जिक्र करता हूं इस चीज का कि चींटी जब पैदा होती है तो चलना शुरू करती है, रुकती तब है जब मरती है, उससे पहले रुकती नहीं है, मुसलसल कंटिन्यूअस काम करती है वो। तो ऐसी ही मेहनत और मुशक्कत हमें करनी है। ये इम्तिहान पास होता है, उसके बाद इंटरव्यू की मुशक्कत है, वो पास होता है तो उसके बाद आपकी जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो मुशक्कत स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई और मुशक्कत, फिर कोई। तो ये एक मेहनत का लामहदूद सिलसिला है जो कि चलता रहना है दुनिया में जब तक बंदे की जिंदगी कायम है। जो बंदा इस मेहनत से थक जाता है ना, वो खत्म हो जाता है। सो लेजीनेस, लेथार्जी, होपलेसनेस, डिस्पोंडेंसी, डिप्रेशन, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मेहनत से हटाती हैं। या तो ये फैसला करो कि रिजल्ट तुम्हारे इख्तियार में है। अगर तुम्हारे इख्तियार में है तो अपनी अपनी मर्जी का मुताबिक रिजल्ट बना लो। अगर मकसद जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जो आपकी मंजिल है, वो मिलती है या नहीं मिलती, अगर वो आपके इख्तियार में नहीं है तो फिर उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है।
रिस्क के बारे में मेरा बच्चा परेशान ना होना। नंबर 2, इज्जत के बारे में कभी परेशान ना होना। नंबर 3, प्रोटेक्शन के बारे में कभी परेशान ना होना, कि जो हमारा खालिक है ना, वो ये चीजें फराहम करता है, हमें रिस्क भी देता है, हमें प्रोटेक्ट भी करता है। क्या स्टेट प्रोटेक्ट करेगी और क्या हमारे वेपन्स हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, और इज्जत भी उसी की तरफ से मिलती है, और वो खुद मंजिल देता है। तो लिहाजा ये चीज उसके इख्तियार में है। अब हमारे जिम्मे जो काम है ना, वो ये है कि मंजिल मिल जाती है तो मेंटेन कैसे करना है और मजीद बेहतरी की तरफ कैसे जाना है, और अपनी लाइफ को फ्रूटफुल कैसे बनाना है। किसके लिए फ्रूटफुल? दूसरों के लिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है। दूसरी बात, अगर मंजिल नहीं मिलती तो फिर अगले दरवाजे को खोलने में देर नहीं करनी। ठीक, मेरे मतलब इसके ऊपर मैं अगर बात करना शुरू करूं तो मुझे फिर दिनों चाहिए कि कितनी मिसालें मेरे सामने हैं स्टूडेंट्स की, कि जिसको वो मंजिल समझते रहे तो वो उनके लिए दैट वाज अ माइलस्टोन, उनसे कहीं बेहतर जगह पर वो मौजूद हैं। तो ये सारी तकरीर का मतलब है, नंबर 1, कि शेर दिल बन के जाओ, एग्जामिनेशन हॉल में बैठो। पॉइंट नंबर 2, कामयाबी होती है, सेलिब्रेट करो उसे, और मजीद उसको बेहतर बनाने के लिए इंटरव्यूज हैं या फिर अफसर बनने के बाद की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करना शुरू करो। नंबर 2, नाकामी अगर होती है तो बगैर देर लगाए, बगैर पीछे मुड़े, बगैर पीछे देखे अगला टारगेट फौरन अपनाओ और काम शुरू करो। अपने आप को गुलाम नहीं बनने देना। गुलाम तुम किस चीज के बनते हो? दूसरों की ख्वाहिशात के, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए, दूसरों की नजरों में इज्जत हासिल करने के लिए, इस मुआशरे में अपना मकाम बनाने के लिए। तो गुलाम नहीं बनना किसी चीज का। गुलाम बनना है तो मेहनत और मुशक्कत का बनना है, जो कभी रायगा नहीं जाती, कभी भी। नंबर 2, इम्तिहान वाली रात से पहले की जो टेंशन होती है वो एक नेचुरल टेंशन है। जिसको नहीं है, इसका मतलब है कि वो अब नॉर्मल है, या वो केयरलेस है, या उसकी तैयारी नहीं है। तो जिसकी तैयारी नहीं है उसको कौन सी टेंशन? टेंशन हमेशा उस बच्चे को होती है जिसकी तैयारी होती है, जितने परसेंट भी हो, परसेंटेज की बात नहीं करते, और वो फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाता हुआ, इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी में एग्जाम फोबिया। गुड, लुकिंग गुड, एक्सीलेंट। तो ये एग्जाम की टेंशन होना, ये एक नेचुरल, नॉर्मल, ह्यूमन फीलिंग है। इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, इसके साथ जिंदा रहना सीखो। और नेगेटिव बात जहन के अंदर नहीं लानी कि पैसा चलता है तो पहले से चीजें सेल हो जाती हैं, तो लोगों को पहले से पता चल जाता है पेपर्स का। ऐसी बात बिल्कुल नहीं जहन के अंदर लानी, क्योंकि हजारों हजारों नहीं, एग्जैजरेट मैं ना करूं तो सैकड़ों मिसालें मेरे सामने हैं कि जिन बच्चों, मतलब अब जो बच्चे पीएमएस में क्लियर हुए हैं उनकी कौन सी सिफारिशें थी, कौन से पेपर खुले थे उनके सामने। तो अपने आप को रेडी रखना है हर हर वक्त चैलेंज के लिए। when you are in sleep, when you are in lethargy, it means that outward difficulties are going to overcome you. ये चंद एक बातें मैंने करनी थी, और ये जो अभी आप चीजों दोहरा रहे हो, जो घोटे लगा रहे हो, इसको भी अब छोड़ छाड़ के आराम से चिल करके सोना है तुम लोगों ने। सबने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब इस रात में कोई मतलब पाइल्स ऑफ बुक्स नहीं रेडी हो सकती, नहीं तैयार की जा सकती। अब दूसरा फेज जो है उसकी तरफ आते हैं हम। अब एग्जामिनेशन हॉल जो है वो हमारे टफ है। यूरोप के जो एग्जामिनेशन हॉल हैं उनकी सीटें आरामदेह हैं, वहां पर उनको एक पानी की बोतल मिलती है, उनकी तरफ से कैंडीज, कुकीज रखे जाते हैं कि अगर मतलब डाउन खुद को फील करें तो फौरन अपने आप को वो मेंटेन करें। यहाँ हम लोगों के पास कुर्सियां जो हैं वो टूटी हुई होती हैं, अंधेरा होता है, सर्दी है तो सर्दी से बचने का कोई इंतजाम नहीं, गर्मी है तो पंखा नहीं चल रहा। तो हमारे कोई आइडियल एग्जामिनेशन हॉल्स नहीं है।
दूसरी बात, जो वहां पर पर्सनल मौजूद होते हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा, जी, शुगर कम हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना जी, क्योंकि ये एग्जाम का जो एक प्रेशर है वो लाजमी होता है, तो लिहाजा एग्जामिनेशन हॉल्स, एग्जामिनेशन प्लेसेस जो है वो फ्रेंडली नहीं होती। ये दूसरी बात मैं कर रहा हूं, दूसरा फेज है, तो खुद को कूल डाउन रखना है। वहां पर घूमते रहें, चक्कर लगा लें, वहां पर पूरे एरिया को देखें, एंजॉय करें। अच्छा, उसके बाद पेपर जब सामने, अब तीसरा फेज, पेपर जब सामने आता है तो पेपर्स के पार्ट्स होते हैं। पेपर्स के तीन पार्ट्स होते हैं, एक डिफिकल्ट पार्ट, एक मीडियम पार्ट और एक इजी पार्ट। हर पेपर को इस तरीके से बनाया जाता है। बाज़ औक़ात गिनती के टफ क्वेश्चन शुरू में आ जाते हैं, जिसका मतलब हमें नहीं आता होता, वहीं से दिल हार बैठते हैं और जो सही क्वेश्चंस होते हैं उसको भी गलत करके आते हैं। ये मेरी तीसरी बात है इस वक्त। तो आप लोगों ने तसल्ली के साथ पेपर पढ़ना है और पहली नजर में जो क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं उनके ऊपर टिक लगाते जाना है। बेशक सारे का सारा पेपर टिक लगा लो, आपने तसल्ली से पहले पूरा पेपर पढ़ना है, पूरा विद इंस्ट्रक्शंस। पेपर इंस्ट्रक्शंस पढ़े बगैर आप लोगों ने हल नहीं करना शुरू करना। इसके ऊपर मैं एक एक्टिविटी भी करवा सकता हूं, लेकिन उसको लेट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग रेस्ट मारो बस। तो ये मेरा तीसरा फेज है आज की जो आपसे गपशप हो रही है, थर्ड फेज। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तीसरा फेज इसके अंदर ये है, थर्ड फेज, कि आपने पेपर को मुकम्मल तौर पर पढ़ना है और इंस्ट्रक्शंस को लाजमी पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन पढ़े बगैर पेपर नहीं करना। अच्छा, अब मैं तीन पार्ट्स बता रहा था ना उसके, तो हर पेपर के नंबर 1, एक पोर्शन टफ होता है, एक मीडियम होता है, एक इजी होता है। हर पेपर, हर स्टैंडर्ड पेपर के अंदर इस तरीके से जो मुम्तहिन होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो इस तरीके से पेपर को स्ट्रक्चर करता है। अच्छा, अब वहां आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पहले कंटिन्यूटी के साथ हो सकता है कि मुश्किल सवाल आ जाए तो दिल हार बैठो, या हो सकता है कि शुरू में सारे ही आसान सवाल हों और तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ। तो अब करना क्या है, एक दफा पेपर को जब आप पढ़ लोगे और टफ सवालों पे निशान लगाते जाओगे कि यार ये मुझे नहीं आते या थोड़ा सोचने से आ सकते हैं, उनको छोड़ दो पहले। अब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये आपने बबल फिल करने होते हैं ना, बबल शीट फिल करनी होती है ना। हाँ, अच्छा जी, अब एक मिनट ठहरो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, एक चीज आप लोगों को मैं बताऊं। बेटे स्क्रीन शेयर हुई है आप लोगों से? अच्छा जी, ठीक हो गया बेटे। अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1, आई as well as he, blank space, for the country.
वर्क्स, वर्किंग, वर्क और वर्क। ये सवाल आप लोगों के सामने है, हल करो जरा इसे। शाबाश, सी ऑप्शन है। ठीक है, शाबाश। अब ये जो ऑप्शंस आपके सामने आए हैं, इसका पहला मेथड ये है, इन ऑप्शंस को देने का दूसरा पैटर्न ये है, इन ऑप्शंस को देने का तीसरा पैटर्न ये है, और इन ऑप्शंस को देने का चौथा पैटर्न ये है। ये देखो जी, अब 4 पैटर्न्स आप लोगों के सामने मैंने दिए हैं, लिहाजा आप इनको जहन में रखो ताकि आपकी बबल शीट का सीक्वेंस खराब ना हो किसी भी तौर से। या तो उन्होंने ABCD लाइन में दिए होंगे, या उन्होंने ABCD का कॉलम बनाया होगा, या ABCD की रो होगी, या ABCD का कॉलम होगा। ये आसान है इनको समझना। ये जो 2 टाइप्स के मजीद हैं, ये जो 2 पैटर्न्स हैं, इनको याद रखो। या A के सामने B होगा और फिर C के सामने D होगा, या फिर A के नीचे B होगा और C के नीचे D होगा। ये पैटर्न नंबर 2 और 3 समझ आए हैं आपको? तो लिहाजा आपने, हाँ जी, मोस्टली फर्स्ट पैटर्न आता है PPSC में या FPSC में। लेकिन अगर पैटर्न बदलते हैं इस तरीके से, यानी अगर ये वाला ऑप्शन आ रहा है या चौथा ऑप्शन आ रहा है, पैटर्न आ रहा है, पहला और चौथा पैटर्न जो है ये तो आसान है, इसमें जो बबल फिल करने में गलती कम होती है। इन 2 पैटर्न्स के अंदर गलती ज्यादा होती है। तो ये पहले ही आपने जहन के अंदर रख लेना है कि कहीं A के सामने B वाला पैटर्न है या A के नीचे B वाला पैटर्न है।
तो इन दो चीजों को भी आपने ध्यान में रखना है। इस वजह से आपकी जो बबल फिल जो करते हो तुम लोग, वो गलती नहीं होगी उसके अंदर। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने 3 फेजेस के अंदर पेपर करना है। फेज 1, उसमें आपने वो क्वेश्चंस करने हैं जो कि पहली नजर में आपको कंफर्म है कि आप उन्हें आसानी से कर लोगे। नंबर 2। दूसरी, तो पहला राउंड जो आपने लगाना है 100 सवालों का, उन 100 सवालों में से जो इजी क्वेश्चन है, जो आपको 100% श्योर है कि वो इजी हैं और वो आपको आते हैं, तो वो करेंगे आप। फिर जो 3 राउंड्स कर देता हूं इसे। तो पहले राउंड में इजी, दूसरे राउंड में मीडियम और तीसरे राउंड में डिफिकल्ट। इस तरीके से आपने पेपर के 3 राउंड लगाने हैं। खबरदार किसी ने ऐसा किया कि एक से शुरू करे वो और फिर बीच में जहां डिफिकल्ट क्वेश्चन आए वहां रुकना शुरू कर दे। रुकना नहीं है। आराम से, तसल्ली से जब पहला राउंड लगाओगे तो आपके इजी क्वेश्चंस उसमें हो जाएंगे। और उम्मीद है कि इजी क्वेश्चंस की जो तादाद होगी वो 40 होगी। मीडियम क्वेश्चंस की जो तादाद होगी वो 20 होगी। 40 और 20 60 नहीं, 50 20 और 30, ये रेशो होती है जी। इजी जनरली 50 रखे जाते हैं। पास मार्क्स कितने होते हैं आपके? 40। तो इजी जो है वो 40 रखे जाते हैं। मीडियम जो है वो फिर 20 रखे जाते हैं और डिफिकल्ट जो है वो 40 रखे जाते हैं। अगर 40 है आप लोगों की पास परसेंटेज, मैं 50 के हिसाब से बना रहा था। तो इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि तसल्ली से आप इजी क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन इजी क्वेश्चंस होते हैं जो फर्स्ट गो के अंदर आपको पता चल जाता है कि मुझे आते हैं। अब इस इजी में से भले आपको 10 आते हो, भले आपको 15 आते हो, भले आपको 9 आते हो, इससे बिल्कुल नहीं घबराना और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद मीडियम टाइप के क्वेश्चंस वो होते हैं कि जिसके अंदर डिफिकल्टी लेवल मीडियम होता है, उसके ऊपर टाइम लगाया जाए तो वो भी हल किए जा सकते हैं। इसमें आपको सोचना पड़ता है, या इसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, या इसके अंदर जो थ्योरी होती है वो टफ होती है। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस के फिर 2 पार्ट हैं जिनके बारे में आपको ज्यादा सोचना पड़ता है, या जो आपको बिल्कुल नहीं आते। आउट ऑफ रेफरेंस, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उससे आउट होते हैं। तो इस मेथोडोलॉजी से अगर आप चलोगे तो इन 60 क्वेश्चंस में से आसानी से पास मार्क्स ले जाओगे और ऊपर चले जाओगे। तो इजी क्वेश्चन ये वो हैं जो सोचे बगैर हैं या थोड़ा सोचने पे हैं। मीडियम क्वेश्चन वो हैं कि जिनके बारे में तसल्ली से सोचा जाए तो वो आ जाते हैं और यही मेरिट बना देते हैं, यहां पर ही मेरिट बन जाता है। बाकी अगर 40 के 40 क्वेश्चंस के अंदर भी कोई घपला है
40 के 40 क्वेश्चंस भी गलत हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत बुरी मिसाल दे रहा हूं मैं। और अपने आप को, अगली बात यह है, डोंट गिव प्रेफरेंस। खुद से पहले अज्यूम करके ना बैठना डोंट assume that you will attempt a specific question first। तो पहले से ही ये सोच के ना जाना कि मैंने जी ये वाला काम, ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। पेपर को आप लोग पढ़ोगे और पेपर आपको खुद बताएगा कि ये वाले क्वेश्चंस इजी हैं और ये वाले मीडियम है और ये वाले डिफिकल्ट है। और पोर्शंस हमेशा 4 होते हैं। तब अगर तुम तो ये 3 पोर्शंस होते हैं कि अगर तुम तसल्ली से पढ़ोगे पेपर को एक दफा, यानी 3 राउंड तो मैंने पेपर अटेम्प्ट करने का कहा है ना। इससे पहले एक राउंड, एक मिनट ठहरिएगा, इससे पहले एक राउंड नॉकिंग राउंड का रख लो आप, और फिर कहोगे कि सर टाइम जाया होगा। बिल्कुल टाइम जाया नहीं होता इस तरह। नॉकिंग राउंड में आप सवालों को पढ़ते जाओगे, जवाबों को देखते जाओगे, कोई और काम नहीं करना। सवालों को पढ़ते जाओगे, जवाबों को देखते जाओगे, जो आपको आते हैं उनके ऊपर निशान लगाते जाओगे, या जो आपको बिल्कुल नहीं आते उन पर निशान लगाते जाओगे। यहां पर मेरा मशवरा यह है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं और जो आप सोचते हो कि यार ये मीडियम लेवल के हैं और ये मैं जरा सोच के कर सकता हूं, तो उसके ऊपर आप निशान लगाते जाओगे। सिर्फ ये करोगे आप। तो 4 राउंड्स के अंदर एमसीक्यूज का पेपर किया जाता है। बाकी बात है बबल शीट फिल करने की। तो उसके अंदर अभी एक बच्चे ने कहा कि ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतर होता है। आप जिस टूल के थ्रू इजी हो वो यूज करो। एक सर्कल को फिल करने में अगर पतली पेंसिल के साथ भी फिल किया जाए तो सेकंड्स लगते हैं बेटे। तो लिहाजा इस घबराहट में भी नहीं रहना कि फलां के पास मार्कर है तो वो तेज बबल फिल करेगा। ठीक है, बबल कोई 60 सर्कमफेरेंस के तो नहीं होगे ना, 60 फुट के छोटे छोटे बबल्स होते हैं वो। तो जिस टूल में आप आसानी महसूस करते हो, वो पेन है, वो बॉल पॉइंट है, या वो मार्कर है। या पेन तो खैर यूज नहीं करते बच्चे यूजुअली आज, वो बॉल पॉइंट है या वो मार्कर है, उसी टूल को आप यूज करो। कोई टाइम नहीं जाया होता। तो ना नॉकिंग राउंड के अंदर टाइम जाया होता है, ना ही बबल फिल करने में टाइम जाया होता है। अच्छा, अगली बात और आखिरी बात, जब आप मीडियम से टफ क्वेश्चंस की तरफ जाओगे तो खुद ब खुद एक तसल्ली आपको हो जाएगी कि खुद ब खुद आपका माइंड आपको बताएगा कि मैं वो जो 40 का फिगर है वो क्रॉस कर चुका हूं या क्रॉस कर चुकी हूं। वहां काउंटिंग हरगिज नहीं शुरू करनी। आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, क्या है? है 0.25 की है। 0.25 की है। अच्छा, तो इस सूरत में ये वाले जो मेथड्स हैं, ये जो 4 मेथड्स बताए हैं मैंने, ये इंतहाई कारगर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम तुक्का नहीं लगाते होते। इसके अंदर हम सोच के और फिर जो क्वेश्चंस हैं उसके ऑप्शंस को, जो बबल है उसको फिल करते होते हैं।
तो आखिर में जो गेस वर्क वाले रह जाते हैं, जो बिल्कुल नहीं आते और जिनके ऊपर तुक्का लगाना होता है, आखिर में उनको एक नजर देख लिया करो और देख लिया करो कि ये सोच लिया करो कि 40 से इंशाल्लाह तुम लोग ऊपर जाओगे, सारे के सारे पास मार्क्स तो इंशाल्लाह सबके आ जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि पास मार्क्स लेने के बाद फिर वो गलत तुक्के लगा के तो अपने जो नंबर है उसको कम कर लें। अब इसकी आप यूं देख लें कि 4 क्वेश्चन जो हैं अगर आपके गलत हैं तो आपका 1 नंबर कटना है, और 8 अगर गलत हैं तो आपके 2 नंबर कटने हैं। 16 अगर गलत हैं तो आपके 3 नंबर कटने हैं। 32 अगर गलत हैं तो आपके 4 नंबर कटने हैं। सॉरी, 16 अगर गलत हैं तो आपके 4 नंबर कटने हैं। 32 अगर गलत हैं तो 8 नंबर कटने हैं। 64 अगर गलत हैं तो 16 नंबर कटने हैं। अच्छा, अब 100 में से 64 निकालो। 36। ठीक। नहीं, 64 अगर गलत हैं तो आपके 16 नंबर नहीं कटने। 64 को 4 पे तकसीम करो ना जरा। हाँ, 16 नंबर कटने हैं ना। अच्छा, एक मिनट मेरा बच्चा, मैं एक कैलकुलेशन बताऊं सिर्फ आप लोगों को। ये देखो जी, ये मैं कैलकुलेशन एक निकालना चाह रहा था। पास होने के लिए मैक्सिमम 48 क्वेश्चंस गलत कर सकते हैं। ये देखो जी, 48 का फिगर है ये। यानी कि फर्ज करो कि आप लोगों को 48 में से 100 में से 48 निकाल लो जरा। फर्ज करें कि 52 आपके क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हैं, और इन क्वेश्चंस के अंदर जो है वो ये वर्स्ट सीन मैं आपको बता रहा हूं, आपके 48 क्वेश्चन गलत हैं तो फिर भी आप पास हो। तो लिहाजा पास होने का चक्कर जो है इसके अंदर, सिर्फ पास होने के चक्कर में नहीं रहना। 48 नंबर का, 48 क्वेश्चंस का बड़ा मार्जिन आपके पास मौजूद है। आप आसानी से ये 40 को क्रॉस करके और 60 और 70 और 80 तक निकल सकते हो। यानी कि पास होने के लिए आपके 48 वो क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, और 52 क्वेश्चन वो हैं जो बिल्कुल राइट है।
ये देखो मेरा बच्चा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आधा पेपर भी नहीं आता ना, आप लोगों को हाफ पेपर भी नहीं आता ना, फिर भी चांसेस हैं आपके कि आप पास कर लोगे पेपर। ठीक, तो मेरा बच्चा अपने आप को वहां पर बेखौफ होकर बिठाना है। फिर मैं दोबारा एक दफा गुजारिश कर दूं कि हो सकता है शुरू में आसान क्वेश्चन हो तो उनसे आप चौड़े हो जाओ कि जी हमें तो सारा पेपर ही आता है, और अगले मुश्किल सवालों को भी आप गलत करते आओ। नंबर 2, हो सकता है कि शुरू में टफ क्वेश्चन है तो वहां आप डीमोरलाइज हो जाओ कि मुझे तो पेपर आता ही नहीं है। लिहाजा ये आपने ये आपने जो 4 राउंड्स हैं इनको मुकम्मल करना है। बस इतनी ही गुजारिशात मैंने करनी थी। अब पूछो, कोई सवाल आपने पूछना है तो।